सही कह रहे थे कि 5 ही लोग हैं। यानी कि शुद्ध रूप से पंचौरा का सिद्धांत लागू होता है ना। देखिए आगे भाई, आपका धारा 118 से बार काउंसिल ऑफ इंडिया में भी पिछली बार क्वेश्चन बना था। वैसे भी परीक्षा धांधली के कारण रद्द हो गई और इस बार जो होगी आपका दूसरे जिले में सेंटर भेजा जाएगा। हमें लगता है हो सकता है बनारस आ गया ना, बनारस जो भी हो अपना दूसरे जिले में ही जाएगा, प्रयागराज में सेंटर नहीं रहेगा। आइए देखा जाए 118 में मैं पिछले टर्म पर बताया था कि पैमाना क्या है सक्षमता का। तो फिर एक बार याद रखिए, क्या वह न्यायालय द्वारा किए गए प्रश्न को समझ रहा है और उचित उत्तर दे रहा है। अगर वह प्रश्न समझ रहा है, उचित उत्तर दे रहा है, तो वह सक्षम साक्षी माना जाएगा। फिर आपका पागल पर बनता है, पागल पर भी बना है भाई। और क्या पागल सक्षम होगा कि अक्षम? तो पागल सक्षम है, लेकिन कब अक्षम होगा? ये आपका जब न्यायालय द्वारा पूछे गए प्रश्न को समझने और उसका उचित उत्तर देने में असमर्थ हो। पागल पर पूछा गया है, ये भी यूपी एपीओ में। तो पागल के बारे में प्रावधान कहाँ किया गया है? तो धारा 118 के किस में? स्पष्टीकरण। एक क्वेश्चन जरूर याद रखिए 118 पर जो आपका गलत हो सकता है। एक क्वेश्चन आपका 118 पर गलत हो सकता है, उस क्वेश्चन को थोड़ा याद रखना है। बताया गया, पिछले टर्म पर भी बताया गया था, और वह क्वेश्चन आपका है मूर्ख या इडियट। ये जरूर अंडरलाइन कर लीजिएगा। जो मूर्ख होता है, इडियट होता है, वह कभी भी सक्षम साक्षी नहीं होता। रटे रहिए, इडियट या मूर्ख ये जन्मतः मूर्ख होता है। जन्मतः का मतलब ये हुआ कि जैसे ही ये जन्म लिया उसी समय से इसको कोई समझदारी नहीं आती। यानी कि कहा जाए जब पूरब जाने का तो कहाँ जाएगा? पश्चिम। और पूछा जाए कि तुम्हारा नाम क्या है तो अमेरिका बताएगा, और गांव पूछा जाए तो ब्रिटेन। ये यानी कि याद रखिएगा कौन अक्षम साक्षी है वर्तमान में, मूर्ख या इडियट, यही पूछा जाता है ज़्यादा। अगला ये 119 देखा जाए, कल यही छूटा भी था। 119 से भी आपका क्वेश्चन एक बनता है। वैसे यूपीजे में 2 क्वेश्चन पिछली बार आया था, लेकिन एक क्वेश्चन कहीं गया नहीं है। पहला क्वेश्चन आपका बनता है डीम्ड ओरल एविडेंस या प्रकल्पित मौखिक साक्ष्य का सिद्धांत कहाँ है? ये आपका क्वेश्चन बना था यूपीजे में। या मूक साक्षी कहाँ है, या डीम्ड ओरल एविडेंस कहाँ है, या मानद मौखिक साक्ष्य। मानद हिंदी में कहते हैं, डीम्ड को लिख लीजिएगा। मानक, मानो द भाई, मानक नहीं तो संविदा नियम में चला जाएगा, मानक संविदा। मानद, मानद मौखिक साक्ष्य अगर ये दे दे तो कौन सी धारा? 119। इसी को दूसरी भाषा में मूक साक्षी यानी कि मूक साक्षी या इंग्लिश में डम्ब विटनेस कहा जाता है। तो अगला क्वेश्चन बन सकता है कि मूक साक्षी के बारे में प्रावधान किस धारा में है? 119 में। अब आइए देखा जाए, इस पर पहले एक केस बनाया जाए, जो केस आपका उत्तराखंड जे में पूछा गया था, और वही केस मैं बता रहा था। आपका क्वीन वर्सेज अब्दुल्ला, ये रटे रहिएगा, आ सकता है बिहार में भी, बार काउंसिल में भी आया था, लोग बता रहे थे। क्वीन वर्सेज अब्दुल्ला का केस है, 1885 का केस है। 4 जज इसमें थे और 3-1 से, नोट्स में लिखा है भाई, आप चाहे तो अलग से लिख सकते हैं। 4-1 से निर्णय आया। मुख्य न्यायाधीश पूछ सकता है पैथरम, और अल्पमत में निर्णय दिए जस्टिस महमूद। यानी कि कितने जज थे टोटल? 4।
कितने से निर्णय आया? 3-1 से। मुख्य न्यायाधीश कौन थे? पैथरम, रटना है। और अल्पमत में किसने निर्णय दिया? जस्टिस महमूद ने। एक दुलारी नाम, देखिए इस केस में हुआ क्या था। एक दुलारी नामक वेश्या थी, उसका गला काट दिया गया था, उसकी सांस नली कट गई थी। मजिस्ट्रेट साहब आए और अभियुक्त का नाम पूछे कि तुम्हारा गला किसने काटा है। उसने बोल नहीं पा रही थी, लेकिन जब अब्दुल्ला का नाम कई बार मजिस्ट्रेट साहब लिए तो वो केवल हाथ और सिर हिलाई और इशारा की, संकेत की। उस संकेत को मजिस्ट्रेट ने लिख लिया और निचले न्यायालय ने उस संकेत को, इशारे को ओरल एविडेंस यानी कि मौखिक साक्ष्य मानते हुए किसको सजा दे दी? तो अब्दुल्ला को। आपका गया मामला उच्च न्यायालय में गया। उच्च न्यायालय के 4 जज बैठे। 3 जजों ने कहा कि मृत्युकालिक कथन संकेत या इशारों द्वारा दिया जा सकता है और जो ये संकेत या इशारा किया गया है ये दस्तावेजी साक्ष्य न मानकर कौन सा साक्ष्य माना जाएगा? मौखिक। ये जरूर याद रखिए, कौन सा साक्ष्य? यही पूछा जा सकता है। डम्ब विटनेस कहाँ है? मुख्य साक्षी 119। जो साक्षी, अब आइए 119 की अगली विशेषता, बैरेक्ट नहीं शुरू हुआ, अभी विशेषता चल रही है। 119 की एक और विशेषता है जो पूछी जा सकती है कि कौन सी धारा प्रतिस्थापित है, अर्थात नए सिरे से लिखी गई है। तो एविडेंस की 4 धाराएं हैं, ये भी उत्तराखंड बना था। 2 धारा सन 2000 में नए सिरे से लिखी गई और 2 धारा सन 2013 में, उसको लिख लीजिए भले अलग से। धारा 39 और 131, सेक्शन 39 ये उत्तराखंड बना चुका है भाई क्वेश्चन। यूपी एपीओ में भी आया था, बन सकता है वहाँ बिहार में भी। लिखिए इसको, धारा 39 और 131 माने 2 धाराएं, यह सन 2000 में प्रतिस्थापित की गई। यह सन 2000 में प्रतिस्थापित की गई। प्रतिस्थापित का मतलब नए सिरे से पूरी बातें क्या की गई? लिखी गई, पूरी बातें। ये अभी बिहार में भी बना था एक क्वेश्चन को रिलेट करके कॉन्ट्रैक्ट का, कि कॉन्ट्रैक्ट की कौन सी धारा प्रतिस्थापित है, संशोधित है? तो संविधान नियम की कौन सी धारा है? 28। संविधान नियम में बताया गया था कौन सी धारा। एक क्वेश्चन बन सकता है क्योंकि बिहार ऐसा मॉडल भाई बना चुका है जे में, तो एपीओ में भी बना सकता है। लिखिए, ये हो गया कि प्रतिस्थापित की गई सन 2000 में। यूपी एपीओ ने इस पर मॉडल थोड़ा अलग बनाया। वह मॉडल ये था कि किस कानून द्वारा ये प्रतिस्थापित की गई। तो भाई ये नहीं था, अब आगे बताएंगे, लेकिन कानून का पहले नाम लिख लीजिए। लिखिए, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम। अभी 2 ही धाराएं चल रही हैं, 39 131। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम सन 2000 द्वारा ये दोनों धाराएं प्रतिस्थापित की गई। याद रखिएगा, इसको शॉर्टकट में आईटी एक्ट कहा जाता है। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम सन 2000 के द्वारा ये दोनों धाराएं प्रतिस्थापित की गई। अब नया क्वेश्चन इस पर ये बन सकता है कि सबसे व्यापक संशोधन किस सन में एविडेंस में किया गया और किस कानून द्वारा? क्योंकि बिहार जे में ऐसा क्वेश्चन संविधान में बन चुका है कि मिनी संविधान किस संविधान संशोधन को कहते हैं? 42वें को। तो आपका ये पूछ सकता है कि एविडेंस में सबसे ज़्यादा संशोधन किस सन में? तो किस सन में बताएंगे? 2000 में।
और किस कानून द्वारा? आईटी एक्ट द्वारा। एक लाइन लिखिए, इस सन में साक्ष्य अधिनियम में सबसे अधिक संशोधन, सबसे ज्यादा संशोधन किया गया। एक लाइन लिखिए, सन 2000 में ही चल रहा है। इस सन में साक्ष्य अधिनियम में सबसे अधिक संशोधन किया गया। ये भी रट्टा मारना है। इसके बाद लिख लीजिए, तब भाई अगला मॉडल, लास्ट मॉडल इसमें देखा जाए। इसके बाद जो अगला मॉडल यूपी एपीओ ने इस पर बनाया है कि ये जो सन 2000 का संशोधन हुआ, ये किस तारीख से लागू हुआ। तारीख तक पूछी गई है तो रट्टा मार कर जाना है। कौन सी तारीख? 17 अक्टूबर सन 2000। ये कई बार बताया। लिखिए, यह संशोधन, एक लाइन लिख लीजिए, यह संशोधन 17 अक्टूबर सन 2000 में 2000 को लागू किया गया। ये यूपी एपीओ 2015 में आया था। 4-5 क्वेश्चन आपको बताए गए, यहाँ से पूछ सकता है बिहार, क्योंकि ऐसा मॉडल मैं बता रहा हूँ, पूछ रहा है बिहार। 2 क्वेश्चन हमने कोरिलेट करके जे वाला बताया। अगला लिखिए भाई, आपका पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, धारा 119 और 114 ए, कैपिटल ए लिखिएगा। धारा 119 और 114 ए को कैपिटल में देगा तो हिंदी में क लिखेगा, और इंग्लिश में कैपिटल है, स्मॉल नहीं। ये धारा 119 और 114 ए सन 2013 ईस्वी में, सन 2013 ईस्वी में 2013, रटे रहिएगा, ईस्वी में जस्टिस जे.एस. वर्मा समिति की सिफारिश पर, समिति भी पूछा गया, वो भी लिखवा दिया जाए, जस्टिस जे.एस. वर्मा समिति की सिफारिश पर प्रतिस्थापित की गई। कौन कौन सी धारा? अब 114 और ए और दूसरा 119, रट कर जाइएगा, प्रतिस्थापित की गई। इसके बाद अगला क्वेश्चन नया बन सकता है, यूपी में बना भी था, उत्तराखंड में भी बना था, कि 2013 का जो संशोधन है कब लागू हुआ, वह डेट याद रखना है। 3 फरवरी 2013। लिखिए एक लाइन, यह संशोधन 3 फरवरी 2013 को लागू किया गया। भाई डेट गलत ना हो, किस डेट को लागू किया गया? 3 फरवरी 2013 को। देखिए भाई, अब 119 बैरक देखिए, सही रहेगा। साक्षी का मौखिक रूप से संसूचित करने में असमर्थ होना। अब देखिए, अब हेडिंग भी चेंज कर दी गई है, पुरानी 2013 में। अब देखिए आपका, साक्षी का मौखिक रूप से संसूचित करने में असमर्थ होना। समझिए आपका कैसे क्वेश्चन बनेगा। ऐसा कोई साक्षी जो बोलने में असमर्थ है, चाहे बीमारी के कारण और चाहे प्रतिज्ञा के कारण, मौनी बाबा, या बीमारी के कारण, या चाहे जन्मतः गूंगा हो, उससे मतलब नहीं है, सबके लिए लागू होगी भाई। ऐसा कोई साक्षी जो बोलने में असमर्थ है, ऐसी किसी अन्य रीत से जिससे वह उसे बोधगम्य बना सकता है, जैसा कि लिखकर या संकेत द्वारा या चिन्ह द्वारा अपना साक्ष्य दे सकेगा। तो बताइए, अगर कोई गवाह न्यायालय में आया और बोलने में असमर्थ है तो किस प्रकार से अपना साक्ष्य दे सकता है? संकेत या इशारों द्वारा दे सकता है कि नहीं? दे सकता है। चिन्ह बनाकर दे सकता है कि नहीं? दे सकता है। और लिख कर दे सकता है कि नहीं? दे सकता है। अगला शब्द देखिए, किंतु ऐसा लेखन लिखित रूप में होगा और खुले न्यायालय में
प्रकट संकेत चिन्ह तथा इस प्रकार दिया गया जो लिखित कथन है वह कौन सा साक्ष्य माना जाएगा? मौखिक। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि अगर बोलने में असमर्थ है और लिख कर देता है तो खुले न्यायालय में लिख कर दे, और जो लिख कर देगा उसे दस्तावेजी साक्ष्य न मानकर क्या माना जाएगा? मौखिक। चूंकि कागज पर लिखा है तो दस्तावेजी मानना चाहिए, लेकिन माना क्या जा रहा है? मौखिक। इसीलिए इसे मानद मौखिक साक्ष्य का सिद्धांत या प्रकल्पित या उपधारित मौखिक साक्ष्य का सिद्धांत भी कहा जाता है। एक शब्द और आया भाई खुले न्यायालय में, तो खुला न्यायालय भी एक क्वेश्चन बनता है, अलग से लिखिए भाई, और तो बैरक से कवर करना है। खुला न्यायालय एक क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। बिहार यहीं अभी नहीं बनाया, उत्तराखंड बना चुका है, एमपी बना चुका है, लेकिन बिहार अभी नहीं बनाया। यूपी भी बना चुका है, बिहार बना सकता है भाई। एक जगह तीनों को एकत्र करिए, अलग से लिखिए भाई। सिविल न्यायालय खुले, भाई आप खुला न्यायालय कौन नहीं जानता भाई? देखिए बताना पड़ेगा एक लाइन ना। ओपन कोर्ट का मतलब पहले समझ लिए एक लाइन, तब लिखवाया जाए। ओपन कोर्ट का मतलब ये हुआ कि न्यायिक कार्यवाही सबके सामने की जाएगी और जितने लोग न्यायालय में आकर कार्यवाही देख सकते हैं आए, किसी को रोका नहीं जाएगा। ये ओपन कोर्ट होता है, अर्थात किसी के पीठ पीछे कोई कार्यवाही न्यायालय नहीं करेगा। लेकिन विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए न्यायालय फालतू लोगों को क्या कर सकता है? रोक सकता है। तो अब ये कुछ गुप्त कार्यवाहियां भी होती है, जैसे दुराचार का मामला, वो अपवाद है, उसमें हमें अभी नहीं जाना है। अब क्वेश्चन आपका उत्तराखंड ने बनाया जे में कि सिविल न्यायालय खुले न्यायालय होंगे, ये सीपीसी की धारा में तो 153 बी, यानी कि सीपीसी की धारा कौन है? 153 ख। आपराधिक न्यायालय खुले न्यायालय होंगे, ये तो यूपीएपीओ जे लगातार बना रहा है। सीआरपीसी की कौन सी धारा? 327। और उच्चतम न्यायालय खुला न्यायालय होगा, ये संविधान का अनुच्छेद 145 का कौन सा क्लास? 4। यानी कि रट कर जाना है। इसको लिखिए अलग से, इसको अलग से एक लाइन लिखिए। सिविल न्यायालय खुले न्यायालय होंगे, रट कर इसको जाइएगा। वर्तमान समय में एक क्वेश्चन, सिविल न्यायालय खुले न्यायालय होंगे, सीपीसी की धारा 153 ख। इंग्लिश में लिखना चाहते हैं तो बी, इंग्लिश में लिखना चाहते हैं बी। ये उत्तराखंड में बना था पिछली बार। इसके बाद लिखिए आपराधिक न्यायालय खुले न्यायालय होंगे, लिखिए भाई दूसरा क्रिमिनल कोर्ट, यानी कि आपराधिक न्यायालय खुले न्यायालय होंगे, सीआरपीसी की धारा 327 327, ये हर एक जगह पूछा गया है। 327 लिख लिए। अगला ये उच्चतम न्यायालय खुला न्यायालय होगा। अगला लिखिए भाई तीसरा, उच्चतम न्यायालय खुला न्यायालय होगा, संविधान का अनुच्छेद 145 का क्लाज 4, क्लाज 1 लिखिएगा। संविधान का अनुच्छेद 145 का कौन सा क्लाज 4। अब जहाँ इसका फायदा देखिए क्या होगा, चाहे कहीं भी खुला न्यायालय आए, सिविल मामले में आए, क्रिमिनल में आए, संविधान में सुप्रीम कोर्ट पूछ ले, तो अब घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। यानी कि 119 इसलिए समय लग रहा है कि कोरिलेशन से ज़्यादा क्वेश्चन आता है, भले
119 से तो आता ही है 2 क्वेश्चन जे में आया तो चांस रहता है पूरा। अगला शब्द देखिए भाई, परंतु यदि, पैराग्राफ चेंज करके चल रहा है, परंतु यदि साक्षी मौखिक रूप से संसूचित करने में असमर्थ हैं तो न्यायालय कथन अभिलिखित करने में किसी द्विभाषीय या विशेष प्रबोधक की सहायता लेगा और ऐसे कथन की वीडियो फिल्म तैयार की जाएगी। ये इंटरव्यू का क्वेश्चन है कि क्या ट्रांसलेटर या विशेष प्रबोधक का मतलब जो उसके इशारों को विशेष रूप से क्या करे, समझ सके, क्या न्यायालय ऐसे व्यक्ति की सहायता ले सकता है कि नहीं? लेगा, बाद है। और जब ये गवाही देगा तो उसकी वीडियो क्या होगी? रिकॉर्डिंग। लेकिन कब? जब कोई साक्षी बोलने में क्या हो? असमर्थ। अब आइए देखिए एक उदाहरण। एक व्यक्ति था, हादसा हो गया था, उसकी आवाज़ ही फिल्मों जैसे नहीं गायब हो जाती, तो आवाज़ गायब हो गई। अब न्यायालय में गवाही देने आया, अब इशारा कर रहा है तो न्यायाधीश को इशारा तो ज़्यादा समझ में नहीं आएगा, तो इशारा को समझने के लिए आपका क्या होगा? तो एक विशेष प्रबोधक आएगा। जैसे कि नहीं, आपका बहरों के लिए समाचार आता है टीवी में, आपका हाथ हिलाती रहती है एक औरत और समझाती रहती हैं, तो गवाह क्या समझा रहा है हाथ के इशारे से, वह विशेष प्रबोधक क्या करेंगे? लिखते जाएंगे। और बताइए वीडियो फिल्म तैयार होगी कि नहीं होगी? हाँ, दुभाषिया। दुभाषिया का मतलब ये हुआ कि हो सकता है गवाह किसी अन्य भाषा में बोल दे, तब क्या होगा? तो उसके लिए ट्रांसलेटर भी रखा जाएगा जो शब्दों को क्या करता रहे। ये जरूर याद रखिए, विशेष प्रबोधक और दुभाषिया का प्रावधान 2013 में आया है और ये जो जोड़ा गया मुख्य रूप से निर्भया कांड के बाद जोड़ा गया, उसी का परिणाम था। अब आइए आपका 120। जब भी 120 पढ़िए, 122 जरूर पढ़िए और 120 से क्वेश्चन क्या बनता है। बिहार इस बार तो नहीं, पिछली बार 120 से क्वेश्चन जे में बना चुका है और आपका तमाम जगहों पर भी क्वेश्चन आपके बनते हैं। पहले ध्यान से समझिए, उसके बाद 120 बताई जाएगी। क्वेश्चन का मॉडल देखिए। 120 की पूरक धारा कौन है? पहला क्वेश्चन ये बनता है। तो 120 की पूरक धारा अगर पूछे तो 122 मारिएगा। तो पूरक धारा आप CRPC में बताइए। 95 की पूरक धारा कौन? 96। तो 120 एविडेंस की पूरक धारा कौन? तो आपका क्या जवाब रहेगा? 122, 122। दूसरा क्वेश्चन आइए जो बन रहा है वर्तमान में। एविडेंस की किस धारा में यह सिद्धांत समाहित है कि पति पत्नी एक व्यक्ति नहीं माने जाएंगे, अर्थात पत्नी की हैसियत और पर्सनालिटी अलग और पति की हैसियत और पर्सनालिटी अलग। तो कौन सी धारा कहती है कि पति पत्नी एक व्यक्ति नहीं भिन्न भिन्न व्यक्ति माने जाएंगे? तो क्या बताएंगे आप? धारा 120। कौन सी धारा? इसको नया क्वेश्चन है भाई, नोट्स में नहीं है, लिखिए। देखिए हमेशा पढ़ाते समय आदमी सुधार कर रहा है, नोट्स में नहीं है, इसको अलग से लिख लीजिए। धारा 120 में यह सिद्धांत समाहित है कि, भारत में लिखवाया जा रहा है, विदेश में नहीं। धारा 120 में पूछ सकता है नया क्वेश्चन ये। धारा 120 में यह सिद्धांत समाहित है कि भारत में पति और पत्नी, भारत में पति और पत्नी एक व्यक्ति नहीं माने जाते हैं। भारत में पति और पत्नी एक व्यक्ति नहीं माने जाते हैं, तो पृथक माने जाएंगे कि एक व्यक्ति? पृथक। IPC से भी कोरिलेट करना है।
आपका क्रिमिनल ट्रांसपेरेंसी से आप आईपीसी से भी कोरिलेट कराते हैं। भाई ये राजस्थान में मॉडल आईपीसी वाला बना है, रुकिए इसको दो जगह से कोरिलेट, पहले ये लिख लिया ना 120 धारा में, इसके बाद पहले भारत में हो जाए तब आईपीसी चलते हैं। इसके बाद आपका जो केस पढ़ना है आईपीसी की धारा 497 वाला, 497 जोसेफ साइन बनाम भारत संघ का केस है, जिसमें कि ये बता दिया गया कि पत्नी पति की संपत्ति नहीं है, अर्थात पत्नी का पर्सनालिटी या व्यक्तित्व पति से क्या है, अलग है। इसी सिद्धांत के आधार पर कि यानी कि पति की इच्छा पर पत्नी की इच्छा निर्भर नहीं करती, ये यानी कि पत्नी जे में भी आया था पिछली बारी कि वाइफ हस्बैंड की प्रॉपर्टी नहीं है, उसका स्वतंत्र पर्सनालिटी है। तो जूरिस्प्रूडेंस में आपको एक सिद्धांत बताया जाएगा स्टेटस टू कॉन्ट्रैक्ट, उसमें बताया जाएगा डिटेल में। यहाँ से जो आपको कोरिलेट करके लिखना जो है वह चूंकि बिहार में आईपीसी है तो आईपीसी तो लिखना ही पड़ेगा। और आईपीसी में बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है क्रिमिनल ट्रांसपेरेंसी, आपराधिक षड्यंत्र। अब दिमाग में रखिए इसको पहले तब लिखवाते हैं। इंग्लैंड में पति और पत्नी कुछ दशाओं में आज भी एक व्यक्ति माने जाते हैं, और आपराधिक षड्यंत्र के लिए कम से कम कितने व्यक्ति, दो। तो पति पत्नी अगर इंग्लैंड में साजिश रचते हैं तो वह साजिश के लिए दंडित नहीं होंगे, लेकिन भारत में पति पत्नी अलग अलग व्यक्ति हैं और पति पत्नी ने ही साजिश रची है, तो ये दोनों साजिश के लिए दंड के क्या होंगे, भागी। ये लिखिए, पूछा गया था वहाँ राजस्थान में। एक लाइन लिखिए, इंग्लैंड में कुछ दशाओं में, इंग्लैंड का नियम लिखिए, इंग्लैंड में कुछ दशाओं में पति तथा पत्नी एक ही व्यक्ति माने जाते हैं। इंग्लैंड में कुछ दशाओं में पति और पत्नी एक ही व्यक्ति माने जाते हैं, अतः ये आपराधिक षड्यंत्र के लिए दोषी नहीं होंगे। क्रिमिनल ट्रांसपेरेंसी, अतः ये आपराधिक षड्यंत्र के लिए दोषी नहीं होंगे। ये कहाँ का नियम हमने लिखवाया, इंग्लैंड का, कोरिलेट करके पूछा था, दोषी नहीं होंगे। आगे लिखिए, पैराग्राफ चेंज कर लीजिए। भारत में पति और पत्नी अलग अलग व्यक्ति माने जाते हैं, तो एविडेंस में कौन सी धारा हम बता रहे हैं कि अलग अलग व्यक्ति हैं पति पत्नी, 120 कवर किए रहिए। भारत में पति और पत्नी पृथक पृथक व्यक्ति माने जाते हैं या अलग अलग व्यक्ति माने जाते हैं, और ये आपराधिक षड्यंत्र के लिए दंडित होंगे, भारत में दंडित किया जाएगा, आपराधिक षड्यंत्र के लिए दंडित होंगे। यही क्वेश्चन एविडेंस में पूछ सकता है मॉडल चेंज करके कि एविडेंस की किस धारा में ये सिद्धांत है कि पति और पत्नी पृथक पृथक व्यक्ति भारत में है, तो कौन सी धारा मार कर आएंगे, 120। अब 120 को चूंकि कौन सी धारा कंट्रोल करती है, 122, तो 122 की भी एक लाइन भूमिका बांध दिया जाए और तब 120 122 क्या चलेगा साथ में। देखिए 122 प्रिविलेज कम्युनिकेशन, ये बताया जाएगा 121 से विशेषाधिकृत संसूचनाएं। देखिए कुछ ऐसी जानकारियां हैं जिसको कि अगर विवाह के कायम रहने के, पिछली बार भाई बार काउंसिल में पूछा गया था, इस बार भी पूछ सकता है,
पूछा गया था एक क्वेश्चन 122 पे। कुछ ऐसी जानकारियां हैं जिन्हें कि अगर पति ने विवाह कायम रहते हुए पति ने पत्नी को दी है या पत्नी ने पति को दी है, लेकिन विवाह के पूर्व कि विवाह कायम रहते हुए दी हो सूचना कि विवाह के विघटन के पश्चात, बताइए, विवाह कायम रहते हुए, तो उन बातों को कोर्ट में ओपन नहीं किया जाएगा, अर्थात उन बातों को कोर्ट में ओपन या प्रकट नहीं किया जाएगा। यानी कि संसूचनाओं के प्रकटन से क्या मिला है, आपका संरक्षण। लेकिन अब ये बार काउंसिल के ऑफ इंडिया के एग्जाम में ये संसूचना कब तक संरक्षित रहेगी, यानी कि विवाह के कायम रहने के दौरान, विवाह विघटन के बाद भी और मृत्यु के बाद भी उपर्युक्त सभी, तो कब तक कायम रहेगी संसूचना उपर्युक्त सभी। यानी कि अगर पति ने कोई संसूचना पत्नी को दी, पति मर गया, तब भी पत्नी उसको ओपन करने के लिए कानून बाध्य नहीं कर सकता। लेकिन और आपका केस भी पूछा जाता है, कौन सा केस है 122 पर, जिसमें बताया गया कि विवाह के विघटन के बाद भी ओपन ये संसूचना नहीं होगी। केस पूछा जाता है टीजे पोनान, टीजे अभी लिखवाएंगे, टीजे पोनान। लेकिन यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि 120 और 122 जब पढ़िए तो कम से कम पति पत्नी के बारे में जरूर याद रखिए। लेकिन आपका याद रखिए केवल संसूचना को संरक्षित किया गया है, कार्य को नहीं। इस पर एक समस्यात्मक क्वेश्चन बनता है, पहले वो समस्या निपटाई जाए। 122 पर ए आपका लूट करके आया और लूट का सामान अलमारी में रखा और तत्पश्चात हथियार भी अलमारी में रखा और उसके बाद अपनी पत्नी से कहता है कि मैं राजमार्ग पर आज लूट करके आया हूँ और 5 लाख रुपया क्या किया हूँ, लूटा हूँ। तो 122 देखिए ध्यान से, संसूचना संरक्षित है न कि कार्य या आचरण। तो जो पति ने पत्नी से ये कहा कि मैं आज लूट कर लाया हूँ 5 लाख रुपया, ये लो, ये बात पत्नी ओपन नहीं कर सकती। लेकिन जो वो कार्य किया, आचरण दिखाया कि लूटने के बाद आया, अलमारी खोला, उसमें आपका हथियार रखा, ये संसूचना जानकारी नहीं है, ये उसका कंडक्ट है, आचरण है, और पत्नी ये साक्ष्य दे सकती है। क्योंकि याद रखिए केवल किसको आपका संरक्षण दिया गया है, कम्युनिकेशन को, कार्य को नहीं। अब ये है कि कब इसको प्रकट किया जा सकता है, तो थर्ड पर्सन सुन ले। मान लीजिए पति कह रहा हो पत्नी से कि मैं लूट कर आया हूँ 5 लाख रुपया, ये लो। अब बगल में उसकी साली है और सुन ली, तो क्या साली आकर न्यायालय में कह सकती है कि नहीं कि जीजा जी ये कह रहे थे हमारी बहन से, कह सकते हैं कि नहीं? उसको नहीं। अब वो अलग बात है कि उदाहरण बताया जाएगा। अब 120 आइए, बैक हो ये 120 पर। पहले सिद्धांत जरूर याद रखिए, इधर से प्री का भंडार है, मैं बता दूं। ये सब क्वेश्चन जो है प्री के क्या है, भंडार, आपका बार काउंसिल में भी काम करेगा। 24 जनवरी को है ना, तो वहाँ भी काम कर जाएगा और आपका कह सकते हैं कि बिहार में भी काम करेगा। सतर्क होकर पढ़िए, ऐसे ही क्वेश्चन बन रहे हैं। 120 देखिए भाई, आपका 120 बेयरक की भाषा देखिए, छोटी है। सिविल वाद के पक्षकार और उनकी पत्नियां और पति, दांडिक विचारण के अधीन व्यक्ति का पति या पत्नी, यही तो लिखा है ना। तो अलग अलग व्यक्ति लिखा है कि पति पत्नी को एक ही में हेडिंग समाहित कर दे रहे हैं, बताइए तो। नहीं, अगर एक ही में समाहित करना रहता तो क्यों 2 शब्द पति पत्नी लिखते। देखिए, सभी सिविल कार्यवाहियों में वाद के पक्षकार, तो पहले तो आपका बनाया जाए पक्षकार, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन लोग गलत करके आते हैं।
यहाँ से लोग गलत करके क्वेश्चन आते हैं, तो पहले हम पक्षकार बनाते हैं। देखिए, सिविल वाद में दो पक्षकार होते हैं, एक वादी होता है और दूसरा कौन? प्रतिवादी। तो बताइए, वादी अपने फेवर में गवाही देने के लिए सक्षम होगा कि नहीं होगा, और प्रतिवादी गवाही देने के लिए सक्षम होगा कि नहीं होगा। तो बताइए, वादी सक्षम साक्षी है कि नहीं है? प्रतिवादी है। अब इनका विवाह करा दीजिए। तो मान लीजिए वादी ए था और इसका विवाह बी से हुआ, तो बी इसकी पत्नी हो गई और ये क्या हो गए? पति। तो क्या वादी की पत्नी वादी के पक्ष में या विरोध में साक्ष्य दे सकती हैं कि नहीं? दे सकती हैं, क्योंकि पति और पत्नी क्या है? अलग अलग। फिर एक बार समझिए, ए पति था, बी पत्नी थी, तो क्या बी ए के पक्ष में या ए के विरोध में गवाही देने में सक्षम होगी कि नहीं होगी? इसी प्रकार प्रतिवादी को डी सी बना लिया जाए और इसकी पत्नी को डी, तो सी सक्षम तो होगा ही। तो क्या उसकी पत्नी प्रतिवादी के पक्ष में या विरोध में गवाही देने में सक्षम होगी कि नहीं होगी? अब आइए, यहाँ पत्नी बना लीजिए। वादी पत्नी है, तो क्या इस पत्नी का जो पति भी है, ये अपने पत्नी के पक्ष में या विरोध में गवाह हो सकता है कि नहीं? हो सकता है। और प्रतिवादी अगर स्त्री है, तो उसका पति सक्षम साक्षी हो सकता है कि नहीं, चाहे फेवर में गवाही दे या क्या दे? विरोध में। तो बताइए, वाद के पक्षकार सक्षम साक्षी होते हैं कि नहीं? होते हैं। और उनके पति या पत्नी सक्षम साक्षी होते हैं कि नहीं? होते हैं। इसमें कोई दिक्कत हो तो बताइए, नहीं तो क्रिमिनल मामला चला जाए। किसी को समस्या हो तो फिर समझाया जाए। न यहीं बिहार ने बनाया था और यहीं लोग गलत करके आ गए। न समस्या हो तो आपराधिक मामला चला जाए। आइए, ए एक अभियुक्त है और ये पति है, और इसकी पत्नी बना दिया जाए आपका बी को। बी क्या है? पत्नी। और ए पर हत्या का आरोप लगाया गया है। तो पहला क्वेश्चन, क्या ए सक्षम साक्षी होगा कि नहीं? यानी कि अभियुक्त सक्षम साक्षी होता है कि नहीं? बताइए, सीआरपीसी यूज करिए भाई। 315 सीआरपीसी की धारा 315 के अनुसार अभियुक्त अपने बचाव के लिए, विरोध में नहीं, अपने बचाव के लिए क्या होगा? कौन सी सीआरपीसी की धारा? 315। तो अभियुक्त अपना बचाव कर सकता है कि नहीं? गवाह के रूप में आ सकता है कि नहीं? तो कौन सी धारा सीआरपीसी की? 315। अब आइए, ये पति है, अब इसकी पत्नी आ जाइए। क्या बी यानी कि अभियुक्त की पत्नी, यानी कि आपराधिक मामला चल रहा है, ए के पक्ष में गवाही दे सकते हैं कि नहीं? दे सकती हैं। और ए के विरोध में गवाही दे सकते हैं कि नहीं? दे सकती हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आपराधिक मामलों में पति के विरुद्ध पत्नी भी सक्षम साक्षी होगी, और पत्नी के विरुद्ध कौन सक्षम साक्षी? पति। पत्नी पति के फेवर में या अगेंस्ट गवाही दे सकती है, और पति भी पत्नी के पक्ष में या पत्नी के विपरीत क्या दे सकता है? गवाही। तो एक ही धारा का सिद्धांत निपट गया। 120। तो 120 में है ये कौन सी धारा? भाई सतर्क रहिए, बहुत वो लिखा गया उल्टा सीधा, ऐसा घुमावदार लिखा गया। जब ये तोड़कर पढ़ेंगे तब अपने आप आपका 2 लाइन लिखा हुआ समझ में आ जाएगा। फिर समस्या हो तो भाई फिर बताया जाएगा, ना समझ में आया तो ये भी याद रखिए, समझ में आ गया तो आगे। लेकिन ये इस धारा में जो नियम है, इस नियम को थोड़ा बहुत कंट्रोल करती है 122। और 122 ये बताती हैं कि अगर विवाहिता स्थिति के दौरान पति ने पत्नी को कोई जानकारी दी या पत्नी ने किसको दिया? पति को, तो वो जो संसूचनाएं हैं, जानकारियां हैं, कम्युनिकेशन है, वह न्यायालय में प्रकट करने से क्या कर दी गई हैं?
रोक दी गई हैं, लेकिन ये भी समझना है कि कब प्रकट की जाएगी और कब नहीं की जाएगी। तो इसको कल हम बताएंगे 122। तब आपका कल भाई 9 बजे आना है। मैं बता दूं रेगुलर बैच बंद किया गया है, पहले एविडेंस